हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी कोर्स। और आज हम लोग यूनिट 1 को प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 1 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो वीडियो है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है उसको पहले रेफ़र करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, तभी ये जो कोर्स है आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, the representatives were to be elected from the four constituents Hindu, Muslim, Sikh and Christian. Second, statement second, the chairman of the Union Constituent Committee was Sardar Patel. Statement 3, the total strength of the Constituent Assembly was 389. Statement 4, the drafting committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar consisted of 8 members. Which of these is or are correct? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो एक एक करके स्टेटमेंट को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं और कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको पॉज कर देंगे, वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब आप आंसर टिक मार्क कर देंगे उसके बाद उस वीडियो को प्ले करेंगे और करेक्ट आंसर उसका चेक करेंगे। तो इस तरह से जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द फोर कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान और इसके जो मेंबर्स हैं वो पार्शली नॉमिनेटेड थे और पार्शली इलेक्टेड थे। इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं हुआ था, वो प्रोपोर्शनल बेसिस पर इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और मेंबर्स 3 कैटेगरी से इलेक्ट किए गए थे यहाँ पे। वो 3 कैटेगरी थी मुस्लिम, सिख और तीसरी कैटेगरी थी हमारे पास जनरल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी वाज सरदार पटेल। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। सरदार पटेल यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कमेटी है उसके मेंबर नहीं थे। द नेम ऑफ द चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको हेड किया था और जवाहरलाल नेहरू ने 3 मेजर जो कमिटीज़ हैं वो हेड कर रहे थे उनको, सरदार पटेल 2 मेजर कमिटीज़ को हेड कर रहे थे। तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है इट वाज हेडेड बाय सरदार पटेल, एडवाइजरी कमिटीज़ वर हेडेड बाय सरदार पटेल। ये जो कमेटी है इसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। नेक्स्ट है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक हो जाएगा। इनिशियली द स्ट्रेंथ वाज 389 लेकिन बाद में उसको कम करके, क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को और पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नंबर है वो 299 कर दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है हमारे पास। स्टेटमेंट 4 की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, उसके अंदर 6 और मेंबर्स हुआ करते थे। सो टोटल मेंबर्स वर 7 नॉट 8। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी गलत है, स्टेटमेंट 3 जो है वो ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was were given immediate effect from November 26, 1949. First, citizenship. Second, elections. Third, emergency provisions. Four, amendment provisions. और आपको कोड जो है वो करेक्ट कोड यहाँ पर बताना है कि कौन सा कोड जो है करेक्ट है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज एनफोर्स्ड, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जिनको 26 नवंबर जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 1949 उसी दिन लागू कर दिया गया था, उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और उसमें से जो मेजर प्रोविजंस हैं वो हैं प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एंड प्रोविजंस ऑफ इलेक्शंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पर गलत हो जाएगा, अमेंडमेंट प्रोविजंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टेट्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। अब इन चारों में अगर बात करेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हेड किया करते थे इस कमेटी को, तो बी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन। तो ये जो डेट है हमारी प्रीएम्बल में भी दे रखी है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि जब उसको लॉ बना दिया जाता है या उसको सिग्नेचर मिल जाते हैं या वहाँ से वो पूरी तरह से पास हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ए दे रखा है 26 जनवरी 1950। तो इस डेट को तो लागू किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, एनफोर्स किया गया था। बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको अनेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं है वो डेट, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसने मोल्ड किया था, इंस्पायर किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्केच, रफ स्केच हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, जिनको 13 दिसंबर का जो सेशन हुआ था 1946, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था, और फाइनली 22 जनवरी 1947 को दे वर यूनानिमसली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारे प्रेम्बल को भी इंस्पायर करते हैं। तो बी एन राव यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। तो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को ऑन 13 दिसंबर 1946, और 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको पास कर देता है। हमारा जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर ही बेस्ड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वर पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है एस.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वर पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को 13 दिसंबर को मूव किया गया था और 22 जनवरी 1947 को द रेजोल्यूशन और the bill was the resolution was unanimously passed by the constituent assembly। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर बिल्कुल। दूसरा है एस.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी ठीक है, 11 दिसंबर को एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था विद वी.टी. कृष्णमचारी, और ये जो स्टेटमेंट है ठीक है बिल्कुल। स्टेटमेंट 3 की बात करेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वॉज प्रेसाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, उसमें सबसे सीनियर थे। इसकी वजह से फ्रेंच कन्वेंशन को मानते हुए उनको वहाँ पर प्रेसाइड किया जाता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, डी अगस्त ऑफ 1940। तो आपको पता है कि कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, आप लोग जो लेक्चर है उसको रेफर कर सकते हैं इसके लिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन प्लान प्रेजेंट किया था उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके।
तो फर्स्ट है इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकेंड है इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, थर्ड है इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, फोर्थ है इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, तो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इसको बनाया गया था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ये गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, जैसे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। पहले प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस हुए थे 1945-46 के अंदर, और वहाँ से जो मेंबर चूज होके आए थे वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भेजते हैं। तो इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है वैसे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था यहाँ पे। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, तो ये ठीक कह सकते हैं। कांग्रेस का मेंबरशिप यहाँ पर ज़्यादा था लेकिन बाकी के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, तो ये चीज़ ओके। तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये हो गया। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अलग अलग कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं इसकी वर्किंग को स्मूथ करने के लिए। और सिलेक्ट द करेक्ट कोड, अगर करेक्ट कोड हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी वो करेक्ट कोड नहीं है। करेक्ट आंसर होना चाहिए 134, लेकिन वो यहाँ है नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको यहाँ स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। बाय अ मेजोरिटी वोट, बाय अ 2/3 मेजोरिटी, बाय कंसेंसस, बाय यूनानिमस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कंसेंसस, है ना। जो भी रेजोल्यूशंस लाए जाते थे उनके ऊपर बातचीत होती थी, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जाती थी और कंसेंसस जो है वो बिल्टअप करने की कोशिश की जाती थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बाय कंसेंसस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो है 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उसके बाद इट कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर्स एंड हेडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। 7 मेंबर थे टोटल उसमें, डॉक्टर अंबेडकर उसको हेड कर रहे थे। और अगर इन मेंबर्स की बात की जाए इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो एन गोपालोसामी अयंगर वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, टी कृष्णमचारी वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जीबी पंत जो है ये मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इनको हम लोग हटा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आखिरी एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है, इनेक्ट किया है इंडिया को लेके। और ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सोवरनिटी प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब से एक सोवरन बॉडी है। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी एक्ट वगैरह बनाने हैं इंडिया को लेके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगा। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो अब इंडिया के लिए एक्ट नहीं बनाएगा या कानून नहीं बनाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमें देखने को मिलता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बिकम अ डोमिनियन लेजिस्लेचर। तो ये भी ठीक हो जाएगा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेचर जो है वो बना दिया गया था इंडियन डोमिनियन का, कि अब इंडियन डोमिनियन का लेजिस्लेटिव जो पर काम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट फुली सोवरन बॉडी, ये गलत हो जाएगा। इस एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से सोवरन बॉडी बन जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है, यहाँ स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ, इनेक्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, ये ठीक हो जाएगा। जैसा हमने बताया कि इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी गई थी कि अब लॉ बनाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ, ये भी ठीक हो जाएगा। ये काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। इनेक्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये गलत हो जाएगा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेना देना नहीं है, उसके पास पावर नहीं थे ये एक्ट बनाने के। और उसके बाद वो सोवरन पावर जो है वो बन पाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है, 1 और 2 ठीक है।
और उसको देखते हुए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट वाइल प्रोविंसेस हैड द लार्जेस्ट मेंबरशिप इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट वाइल प्रोविंसेस हैड द लार्जेस्ट मेंबरशिप इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं, और इन चारों में अगर हम गैस करेंगे तो वहाँ पर बड़ी इजीली हम लोग जो यूनाइटेड प्रोविंस है जो बाद में जाके उत्तर प्रदेश बनता है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनाइटेड प्रोविंस उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस हुआ करता था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो वहीं से आती हैं। तो ए यूनाइटेड प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट province which sent more or the highest number of members in the constituent assembly। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, जीवी मामलंकर वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट स्पीकर ऑन 17 नवंबर 1947। तो ये स्टेटमेंट हम लोग अभी चेकआउट करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। स्टेटमेंट 3, नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। तो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, जीवी मावलंकर वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट स्पीकर ऑन 17 नवंबर 1947। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, और जब वो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए बुलाई जाती थी तो उस केस में जीवी मावलंकर उसको हेड किया करते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम होता था तो उस केस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड किया करते थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को उनका इलेक्शन हुआ था, ना कि 26 जनवरी को। आखिरी सेशन जो है कांग्रेस का, आखिरी सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 24 जनवरी को ही बुलाया गया था, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, ये ठीक है। आखिरी सेशन में ये सब काम हुआ था, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट करना, जो नेशनल सॉन्ग है उसको अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, आपको बताना है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और 3 जो है वो करेक्ट है, और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दिस विच हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमचारी, के.एम. मुंशी, एच.वी.आर. अयंगर। इनको तो आप इजीली रूल आउट कर सकते हैं। एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी वर दी वाइस प्रेसिडेंट, तो वो सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं। और के.एम. मुंशी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मेंबर हुआ करते थे। ही वॉज अ लीडिंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अ लॉयर। तो सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एच.वी.आर. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टेटमेंट फर्स्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 8 शेड्यूल्स। Statement 2, Prem Bihari Narayan Raizada was the Indian calligraphist of the Constitution. C of Statement 3, Vasant Krishna Vaidya decorated the Constitution with paintings. तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 8 शेड्यूल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द इंडियन कैलीग्राफिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक हो जाएगा। इन्होंने जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कैलीग्राफ किया है। वसंत कृष्ण वैद्य डेकोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन विद पेंटिंग्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वसंत कृष्ण वैद्य ने जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ड्राफ्ट किया है, उसको कैलीग्राफ किया है, ये भी हिंदी कैलीग्राफिस्ट हैं। तो अगर डेकोरेशन की बात करेंगे तो इट वाज डेकोरेटेड बाय द टीम ऑफ नंदलाल बोस फ्रॉम शांति निकेतन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, अभी हम बता चुके हैं। 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 30 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। हमने एक और बात बताई थी कि इंडिपेंडेंस के बाद इसको
कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो और इंडिपेंडेंस के बाद की डेट यहाँ पर एक ही है, वो है 29 अगस्त 1947। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। All the Muslim members of the Constituent Assembly supported the demand for separate electorate which was rejected by others। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल यहाँ पर लगा हुआ है और आपको एग्ज़ाम में ये सारे जो की टर्म्स हैं, ऑल, एनी, ये इन कीवर्ड से थोड़ा सा, ओनली, इस तरह के कीवर्ड्स को थोड़ा देख के चलना है। ज़्यादातर इस तरह के स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बेगम कुदसिया एजाज रसूल सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। शी वॉज द लेडी हु वॉज अपोजिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये अपोज कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज एक्सेप्टेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और प्रपोजल वहीं जो है रिजेक्ट कर दिया था। आपको बताना है इनकरेक्ट कोड, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो सारे ही इनकरेक्ट हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।